सभी दोस्तों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, भू राजनीति में ताज़ा हलचल क्या है, इस पर एक छोटी सी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि अपडेट रहे कि इस वक्त चल क्या रहा है। दरअसल एक जो स्थिति है वो देश के अंदर चल रही है, जो आप देख रहे हैं कि वो आज गिरी सरकार, कल गिरी सरकार, और एक दुनिया में भारत को कैसे घेरा जाए इसकी तैयारी पूरे विश्व के अलग अलग पैटर्न पर हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि देश की राजनीति पर चर्चा ज़रूरी नहीं है, मगर विदेशों में क्या चल रहा है इस पर नज़र रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका सीधा कंसर्न आपकी ज़िंदगी से होता है। वो अलग बात है कि चूँकि भारत में भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार भू राजनीति में क्या चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन से मिलने मास्को पहुंचे थे हमारे प्रधानमंत्री। एक मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा नाटो की मीटिंग वाशिंगटन में जो चल रही है उसमें क्या हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि नाटो की मीटिंग में जो कैथलीन हिक्स जो उप सचिव सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी सुरक्षा मंत्रालय की है, पेंटागन की, तो उसने बेसिकली जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनको क्या ब्रीफिंग दी है और आगे आप आने वाली दुनिया को किस नज़रिए से आपको देखना और समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब हम चाहे वो भारत की अंदरूनी राजनीति हो या फिर जियोपॉलिटिक्स के मैटर हो, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऊपरी तौर पर जो खबर रॉयटर्स या कोई और एजेंसीज़ के द्वारा जो है प्लांट की जाती है उस पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, उस एंगल पे जिस एंगल पर उस पर आर्टिकल लिखने वाली पश्चिमी जो मीडिया कंपनियां हैं वो अपना काम करती हैं, जो कि इसी गैंग का वो हिस्सा होती हैं जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मुझे बेहद दुख होता है कि भारतीय जनमानस क्यों भू राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, क्यों सीरियस नहीं हैं अपने और अपने बच्चों के और अपने देश के भविष्य को लेकर। बेहद अफसोस की बात है। दोस्तों, मोदी जी को बधाई देते वक्त सर्वोच्च सम्मान रशिया का दिया व्लादिमीर पुतिन ने। उनके गले में एक कीमती हार पहनाया और ये सम्मान देते हुए मोदी जी भी खुश थे, व्लादिमीर पुतिन भी खुश थे। मगर जो उन्होंने एक सेंटेंस बोला वो पैगाम किसके लिए है? मेरे ख्याल से इस सेंटेंस के बारे में दुनिया में कोई चर्चा नहीं करेगा मेरे अलावा। अलबत्ता इस शब्द को डिकोड करने में पूरी दुनिया ने पूरी जी जान लगा दी होगी और इसका अर्थ समझ लिया होगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जब व्लादिमीर पुतिन बधाई दे रहे थे, गले में माला डाल रहे थे, हार डाल रहे थे मोदी जी के, तो उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जो है दुआ मांगी, उनको बेस्ट ऑफ लक कहा, उनकी हेल्थ ठीक रहे ये शब्द बोला। क्या कोई राष्ट्र अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे हों, क्या इस शब्द को बोलना ज़रूरी होता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी की सेहत ठीक रहे? मैं इसका हिंदीकरण आपको करके बोल रहा हूं, उन्होंने अंग्रेजी में इस शब्द को बोला। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल जो एक तरह से हलचल होती है, जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति आप उसे कह लें, उसमें कूटनीति में जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़े नपे तुले लिखे हुए शब्द होते हैं जिनसे हम किसी सूरत में बच नहीं सकते, और हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल जो है पैगाम के तौर पर लेते हैं। और तमाम जो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं वो आपके हाथ मिलाने से लेके कितने कदम चले, उन कदमों को गिनने के बाद किस शब्द को किस सेंस में बोला गया ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये होता है कि आप खुलकर जो है वो किसी तरह की बात नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि आपने अपनी बात कह भी दी और किसी दूसरे राष्ट्र के तमाम जनमानस को और तमाम सिस्टम को
कहीं से कोई हर्ट ना करे, कहीं से कोई बुरा ना लगे, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और आगे बातचीत की जो गुंजाइश है वो बनी रहे और टेबल टॉक चलती रहे। यानी पैगाम दे दिया जाता है कि मैं आपको किस तरह से कंसिडर कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है हेल्थ का। दोस्तों, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब महा ताकतें या खुफिया एजेंसियां अपना काम करती हैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उनके अहम मंत्रालय और अहम अधिकारियों के साथ, तो शायद ये आप भूल कर रहे हैं, ये कोई कुदरती आपदा नहीं थी। अगर आप मानते हैं तो वो आपकी सोच हो सकती है, मगर चूंकि जनता जो है वो अपने तरीके से इसको समझती है और समझने की कोशिश करती है, शायद इसी वजह से यहाँ जिन शब्दों को, हाथ मिलाने के अंदाज़ को, शब्दों के इस्तेमाल को, शब्दों के चुनाव को जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि एक पैगाम, एक खेमा दूसरे खेमे को क्या पैगाम दे रहा है। अगर आप कहें कि जाओ, माफ़ करना, भुट्टो, ये जो थे ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के, उनका जहाज़ क्रैश हो गया था क्योंकि वो जिस खेमे के लिए काम करते थे अमेरिका के, वो अब उनकी बात मानने के अलावा एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का सपना देखने लगे थे, एक ताकत के तौर पर जो है, और इस्लामिक जगत में भी अपने दखल को बढ़ाना चाहते थे और अपने आर्थिक निज़ाम को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। अचानक उनका जहाज़ जो है वो क्रैश हो गया। बहुत से लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, बहुत से लोग हैं जिन ऐसे केमिकल्स होते हैं कि बस मौत हो जाती है, आप उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल मर्डर पूरी दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या फिर पहली 2 या 3 या 4 कंट्रियों के अंदर भी लगातार होते हैं और होते रहेंगे। आपने देखा होगा कि 3 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, मगर हमें सामने से नज़र नहीं आता है कि कोई पॉलिटिकल बड़ी हत्या, एक आध ज़रूर रशिया की तरफ से भी हत्या हुई है, मगर ज़्यादातर जो हत्याएं हैं वो पश्चिमी जगत वो करता है, जो हथियार लॉबी है। ये लोग इस वक्त अगर हम देखें हमास को, और इस वक्त ये लड़ाई भी हमारे सामने मौजूद है जो गाज़ा के अंदर चल रही है, यहाँ पर भी चुनकर टारगेट करके सिर्फ लीडर्स को मारा जाता है। और दुनिया के कोई भी देश जब युद्ध करते हैं तो वो लीडर्स को अटैक नहीं करते, बल्कि अमेरिका, उनका खेमा, हथियार बनाने वाली कंपनियों की लॉबिंग, और जो दुनिया को पिछले बहुत तवील मुद्दत से डोमिनेट कर रही हैं, वो डोमिनेट करने वाली ताकतें सीधे सीधे बाज़ार को कायम रखती हैं, सिस्टम को कायम रखती हैं, और टारगेटिंग, किलिंग करके जो है वो उनके जो मुखिया होते हैं या उनके जो की पर्सन होते हैं उनको उड़ा देते हैं। आपने ये बात में सिर्फ ज़ियाउल हक तक ये बात ख़त्म नहीं होती है, रईसी तक ख़त्म नहीं होती। आप देखते हैं कि जो सुलेमानी था, जनरल सुलेमानी, जो जनरल सुलेमानी को ट्रंप काल में ड्रोन हमले में जो है वो शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद भी जिस तरह के की पर्सन्स की किलिंग होती है ये आप जानते हैं, यानी हिजबुल्लाह के भी लोगों को, जो की पर्सन है उनको टारगेट करके उड़ाया जा रहा है, जो हमास के की पर्सन है उनको भी, जो पॉलिटिकल विंग में काम करते हैं उनको भी उड़ाया जा रहा है, उनके परिवारों को भी उड़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक टैक्टिक अपनाते हैं जिसमें मैं बहुत सारी बात करते हूँ। अगर ये समझते हों कि मैं सिर्फ यहूदी विरोध की बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी पर्टिकुलर जाति या कम्युनिटी या नस्ल की हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर लॉबी की बात करने के लिए ज़रूरी हमें इंगित करना पड़ता है कि कौन किस लॉबी और किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ ये लॉबी का ताल्लुक़ जो है उससे है जिसे कैथलीन हिक्स ने आज नाटो के जो मीटिंग थी, नाटो की मीटिंग में बाकायदा हथियार बनाने वाली कंपनियों के ओनर्स को बिठाकर एक जो ब्रीफिंग दी है वो कितनी ख़तरनाक है सोचिएगा।
ये इतनी ख़तरनाक है। देखिए इन सब चीज़ों का लिंक जो है वो भारत से भी है, इन सब का जो है वो मोदी जी की रशिया यात्रा से भी है, और जो पोस्चरिंग की गई है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। डिकोड करना आपको सीखना होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में बहुत खुलकर मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, जैसे राष्ट्राध्यक्ष नहीं बोल सकते, जैसे जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट नहीं बोल सकते, वैसे मैं भी बहुत चीज़ों को पूरी तरह से खोलकर आपके सामने ब्रीफ नहीं कर सकता, मगर आपको आपस में चर्चा करके इनके मतलब और मकसद को समझना पड़ेगा। ये किसके लिए बोला जाता है, किसको थ्रेट किया जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर सीधी बात है, एक इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो समझाया जा सकता है कि अगर आप में से ए नाम का कोई बंदा है और वो एक सांड की परवरिश करता है, और वो बी नाम के जो बंदा है उसके जो खेत हैं वो उन्हें चरने के लिए उस सांड को तैयार करता है, तो फिर जब उस सांड को वो तैयार करता है जो ए नाम का बंदा, तो बी नाम का बंदा जो है उस पर नज़र रखता है, और अगर वो बी नाम का बंदा किसी तरह से बहला फुसला कर उस सांड को अपने पास ले भी आए, और अगर वो कहे कि चलो अब ये इससे मेरी भी दोस्ती हो गई है सांड की, तो जो है तुम्हारा भी ये सांड है मगर मेरी भी उससे दोस्ती हो चुकी है। अब ये है कि अगर ये मेरे मतलब एक पोस्चरिंग की जा सकती है कि भाई ना रहेगा सांड, ना बजेगी बांसुरी, ना मेरे खेत खाए जाएंगे, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पोस्चरिंग और जेस्चरिंग जो है वो दुनिया में चलती है और एक दूसरे को मैसेज दिया जाता है। अलबत्ता आम जनता के लिए बात जो है वो हेब्रू है या लैटिन है, या यानी उनको ना समझना चाहते हैं, और बहुत से लोग 99% लोग जो हैं ऐसी बातों को सिरे से नकार देते हैं और उनको ये बात तमाशा लगती है। यही वजह है कि मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाकर बैठे हैं। यही कहानी नाटो के अंदर जो खुलकर बात हुई है, जो बाकायदा जिसकी जो ब्रीफिंग है वो रशियन आउटलेट ने भी छापी है, और उसको मैनिपुलेट करके जो है अमेरिकी आउटलेट ने भी छापा है, मगर आम जनता क्या इसको डिकोड करना चाहेगी, क्या इसका मतलब समझना चाहेगी, क्या इसको जानना चाहेगी कि इस बात का मतलब उनकी अपनी ज़िंदगी से कहाँ आके जुड़ता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कैथलीन हिक्स ने जो कहा है वो ये कहा है कि अगले लंबे वक्त तक हथियारों की मांग बनी रहेगी। नाटो के सदस्य, यूरोपियन यूनियन, अमेरिकी खेमा एक लंबे समय तक जो है अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेगा जब तक वो रशिया को हरा नहीं देते। यानी उन्हें हथियारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। रशिया के हथियारों के मुकाबला करने के लिए उन्हें जो है तकनीक अपनानी होगी। ईरान के हथियारों का, चाइना के हथियारों का, नॉर्थ कोरिया के हथियारों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ऐसी चीज़ें जो है बनाकर देनी होगी। उनके पास एक सुनहरा मौका है, यानी इंसानों को मारने के लिए, दुनिया को युद्ध में धकेलने के लिए वो शैतान, मुझे पत्रकार होने के बाद किसी को शैतान कहने का हक नहीं है, मगर इंसान होने के नाते मैं उन्हें शैतान हर हाल में कहूँगा, क्योंकि वो मानवता को ख़त्म करने के लिए व्यापार देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास है, जो नाटो के मेंबर हैं, जो यूरोप के मेंबर हैं, उनके पास एक शानदार मौका है। वो इंसानों को ख़त्म करने वाले हथियार, देशों को लड़ाने वाले हथियार, उनके पास बहुत बड़ा मौका है। वो मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी इंसानी बच्चों को, औरतों को लाशों में तब्दील करने के बाद वो पैसा कमाने को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है कंपनी वालों के, जो प्राइवेट कंपनी हथियार बनाने की है, उनके सामने पेश करते हैं। तो मैं उन्हें शैतान के अलावा कुछ और कहूं तो मुझे अपने आप पर शर्म आएगी, क्योंकि पत्रकारिता, एनालिस्ट और एक्सपर्ट ये सब बाद की बात है। हम सब पहले इंसान हैं, मानव हैं, और मानव धर्म बहुत ज़रूरी है कि मानवता की बात करें। दोस्तों, कैथलीन हिक्स ने जो मैसेज दिया है उसने बात की है कि यूक्रेन वार, जब ये यूक्रेन वार अभी 22 में शुरू हुआ, ये नहीं, 2014 के बाद से भी उन्होंने हथियारों में काफ़ी मुनाफा कमाने की बात कही है, और उन्होंने फिर 2022 के बाद दुनिया को हथियार चाहिए थे। इन हथियारों में बाकायदा जो है बड़े मुनाफे की जो तस्वीर सामने आ रही है उसको पेश किया है। तो कुल मिलाकर ये है कि वो अमेरिका की अंदर इस वक्त ये मीटिंग, जो नाटो की मीटिंग हुई है, इसमें दुनिया को पैगाम दिया गया है कि हम दुनिया को लंबे समय तक युद्ध में झोंकना चाहते हैं।
यही वजह है कि सदियों सदियों, मोदी जी ने भी शब्द यूज किया है कि सदियों पुराने रिश्ते हैं। यानी मोदी भारत के रूस के रिश्तों को अलग करवाने के लिए, अलग करवा कर कोई उनको बहुत बड़ा बाजारी फ़ायदा हो, हथियारों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो, सेल का फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ, ऐसे मैंने पेंटागन के बहुत सारे आर्टिकल जमा करके रखे हैं, उनके सेंटेंस, उनके वर्ड्स जमा करके रखे हैं, जिनका अर्थ होता है कि चीन के खिलाफ किसी बड़े युद्ध में भारत का इस्तेमाल करना है। और रशिया में जाकर जिस तरीके की पोस्चरिंग की है व्लादिमीर पुतिन ने और नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरह की एक इरादा दिखाया है, वो इरादा पश्चिमी जगत के हथियार बेचने वाले टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जो एक सोच थी, उसको क्रैक होते, टूटते हुए देखकर बिलबिला उठे हैं। दोस्तों, वो आज भी हथियारों की कंपनियों को ब्रीफ करते हैं। ये जो है लोगों को बताते हैं कि दुनिया अभी लंबे युद्ध में रहने वाली है, और यकीनन वो एक लंबे युद्ध की तैयारी कर चुके हैं और दुनिया को लंबे युद्ध में रखेंगे। दोस्तों, दुनिया के आम जनमानस, आम इंसानों में से 90% लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो, मगर उसके बावजूद भी वो जो अपनी लंगड़ी बत्तखें पूरे दुनिया के अंदर राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट करवाने का काम करते हैं, लॉबिंग करते हैं, जनता में एनजीओज़ के ज़रिए करते हैं, भूमिका बनाते हैं, मीडिया का भयानक मानवता के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इनके टूल के तौर पर काम करते हैं। और यही वजह है कि इंसानों के ना चाहने के बावजूद वो अपने काले षड्यंत्र में जो है कामयाब हो जाते हैं, और वो अब भी कामयाब रहेंगे। मतलब साफ है। देखिए, वाज़े तौर पर रशियन और चाइनीज़ हथियारों ने यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से धराशायी किया है पश्चिमी हथियारों को। जो अब्राहम टैंक है अमेरिका का, आज ही जेलेंस्की ने बयान दिया है कि ये युद्ध में कारगर नहीं हुआ है। उसके बावजूद कैथलीन कहती है कि हथियार हमारे अपग्रेड किए जाए। कंपनी सीईओज़ को, कंपनी ओनर्स को कहती है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी पश्चिमी जगत को। वहाँ हमने प्लांट जो लोग किए हैं उनकी औकात नहीं है कि वो हमसे दूर भाग सके, क्योंकि उनके बैंक जिन लोगों के साथ है, उनके पैसे जहाँ पर लगे होते हैं, उनके जो फंड लगे होते हैं, चीज़ें लगी होती है, ये तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। और धीरे धीरे करके वो रशिया और चाइना की तरफ खिसकना शुरू हो चुकी है। मगर अभी भी एक तरह से जो आर्थिक निज़ाम है उसकी 90% रीढ़ को वो पकड़कर बैठे हुए वो लोग हैं जिनकी हथियार बनाने की कंपनियां हैं। वही सब तेल, गाड़ियां, पहाड़ियां, सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करते हैं, और किसी भी देश को वो एक ब्रीफिंग करके बता देते हैं कि अगर तुमने हमारी शर्त नहीं मानी तो इस तरह तो तुम्हारी हम अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे, इस तरह तुम्हारी गद्दी को छीन लेंगे, इस तरह तुम्हारी जनता को तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, इस तरह तुम्हारी आर्मी को तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। ये तमाम थ्रेट जो है वो काम करती है। इसका सबूत देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कितना खतरनाक इसका मामला होता है। आप पड़ोस के देश में देखेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि एक सर्वे के मुताबिक 94% पाकिस्तानियों ने ये बताया है कि वो ये देश छोड़ना चाहते हैं। 94% लोगों ने एक सर्वे में कहा है कि हम पाकिस्तान छोड़ के दुनिया के किसी भी देश में रहना चाहते हैं, मगर वो अपनी आर्मी जो अमेरिका द्वारा प्लांटेड है, वो आर्मी जो उन्हें कंगाल बना चुकी है, रोटी के मोहताज बना चुकी है, भारी टैक्स उन्हें अदा करना पड़ रहा है, बिजली के बिल पे करने की क्षमता वो लोग खो चुके हैं, खाना खाने की क्षमता वो लोग खो चुके हैं। जो वहाँ की इलीट क्लास है वो दुनिया के दूसरे देशों में भाग चुकी है, मगर उनके जो लंगड़ी बत्तखें जो हैं वो उन्होंने बिठा रखी हैं। उनको लंगड़ी बत्तखों की इतनी औकात नहीं है कि उनका वो वायलेशन करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तुम्हारा भुट्टो बनवा देंगे, हम तुम्हारा जो है जनरल ज़ियाउल हक बनवा देंगे, अगर तुम में से कोई हिलेगा तो तुमको मरवा देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमेशा जो है जूतियाँ चाटते हैं अमेरिका की, और वो चाटी हुई जुत्ती में जहर भरकर अपनी जनता को पिलाते हैं साइनाइड की तरह। तो ये दुनिया की हकीकत है, ये आप समझ लीजिएगा। मगर मैं एक प्रोग्राम और करूँगा, उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि धर्म के नाम पर किस तरह ये बेवकूफ़ बनाते हैं। धर्म के नाम पर जो दो देश हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है, एक इजराइल है, दोनों सगे भाई हैं, वो सगे भाई जो हैं वो किस तरीके से अब तबाही की तरफ बढ़ चुके हैं। और चूंकि उनके बिठाए गए घोड़े अपने देश की जनता को मरवाने के लिए तैयार हैं, तो इनकी तबाही इनके सरों पर खड़ी है, ये लोग इनसे नहीं बच पाएंगे। यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों,
बड़ी सीधी बात है कि एक अहम दौरा था, दौरे की चर्चा हो चुकी है। पश्चिमी जगत ने बौखलाहट में ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और लंबा युद्ध उनका यकीनन चीन और रशिया के ख़िलाफ़ है और चीन और रशिया के ख़िलाफ़ वो जिसका भी इस्तेमाल हो सकेगा वो करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बातें कह दी हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रेटर यूरेशिया में शामिल हो चुका है। यूरोप के कई देश भी उसमें शामिल हो रहे हैं और एशिया के देश भी उसके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें बाय हुक और बाय क्रुक की भी टैक्टिस अपनाई जाती है। बड़ी सीधी बात है। यहाँ कोई भी दुनिया में सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, मगर यहाँ दबाव की रणनीति भी चलती है कि अगर तुम ए की बात बी के कहने से मान रहे हो तो सी तुम्हारे सर पर बैठने के लिए तैयार है, जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये टैक्टिक भी अपनाई जाती है। जियोपॉलिटिक्स की बातों में आपको सीखना होगा कि क्या चल रहा है, और अगर ये आप नहीं सीखोगे तो यकीन मानिएगा आप अपने बच्चों के भविष्य को तय नहीं कर पाओगे और आपको आगे का विज़न नज़र नहीं आएगा और आप ये कहते रह जाओगे कि ये सब कुछ हमारे मुकद्दर में लिखा था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। तो दोस्तों, मुकद्दर भी अपनी जगह पर है, धर्म भी अपनी जगह पर है, मगर ये हकीकत जो हमारी आंखों के सामने है, इसको जानना और समझना भी एक हकीकत है। इसे समझना अगर आप शुरू करेंगे तो शायद अच्छा होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, इसको भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ और बातें उसमें जोड़ेंगे, गुड राइट्सों की और इजराइल और फ़लस्तीन की भी बात करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।